हाय एवरीवन। दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ ऐसा है जिससे आपकी स्टडी बिल्कुल इजी हो जाएगी। आपको लगेगा कि कुछ ही मिनटों में आपने बहुत सारा नॉलेज और फैक्ट्स याद कर लिए हैं। इमेजिन करो कि लगभग 20 से 25 पेज की थ्योरी अगर एक पेज में सिमट जाए तो याद करना और रिवीजन करना कितना आसान हो जाएगा। आपकी स्टडी को इजी बनाने के लिए मैंने राजनीतिक सिद्धांत के पहले चैप्टर का माइंड मैप तैयार किया है। लेकिन इस माइंड मैप में मैंने शॉर्ट फॉर्म और कीवर्ड्स यूज किए हैं। तो मेरे बनाए माइंड मैप को समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, तभी आप मेरे बनाए माइंड मैप का पूरा बेनिफिट ले पाएंगे। अन्यथा ये माइंड मैप आपको समझ नहीं आएगा। यकीन मानिए, वीडियो के एंड में आपको ऐसा फील होगा कि बहुत सारे फैक्ट्स विद इन फ्यू मिनट आपने याद कर लिए। और यदि आपको मेरे माइंड मैप का PDF लिंक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जिसका आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं एवं वीडियो को बार बार सुनकर कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट फुल एक्सप्लेनेशन इसमें करूँगी मैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए, पर कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ता है। आगे की कंप्लीट थ्योरी पाने के लिए, कंप्लीट थ्योरी का माइंड मैप पाने के लिए हमारे चैनल पोल पाथ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में जो भी एस्पिरेंट हैं उनमें शेयर करना ना भूलें। तो मैं अब माइंड मैप को एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ। इसमें ये पहला चैप्टर है हमारा राजनीति सिद्धांत अर्थ एवं स्वरूप। अब इसको हम देखेंगे। जो मैंने इसे समराइज किया है उसे देख लेते हैं पहले। राजनीतिक सिद्धांत क्या है, पहले उसके बारे में देख लेते हैं। राजनीति का मतलब होता है सार्वजनिक कल्याण के विषय में किया गया कार्य, जनहित के लिए किया गया कार्य, ये राजनीति का मतलब होता है। और सिद्धांत का मतलब होता है क्रमबद्ध अध्ययन। तो ये दोनों चीज़ें पहले हमने क्लियर कर ली कि राजनीति का मतलब होता है सार्वजनिक कल्याण के लिए किया गया कार्य, और सिद्धांत का मतलब होता है क्रमबद्ध अध्ययन, किसी भी चीज़ का क्रमबद्ध अध्ययन। अब राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या हुआ है, अगर हम इस हिसाब से देखें तो सार्वजनिक कल्याण के क्रमबद्ध अध्ययन, जो सार्वजनिक कल्याण के कार्यों का क्रमबद्ध अध्ययन को राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं या राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। तो अध्ययन को मैंने शॉर्ट फॉर्म किया है और यहाँ राजनीति को भी राग करके 0 कर दिया है। तो ये आप इसको समझिएगा। दूसरा फिर क्या है, इसका राजनीति जो है, हमारा राजनीति शब्द है, इसका उदय कहाँ पर हुआ था? इसका उदय हुआ था यूनान में और इसका विकास यूरोप में हुआ है। जो राजनीति शब्द है, आर का मतलब है राजनीति। राजनीति लैटिन शब्द पोलिस से बना है और जिसका अर्थ नगर राज्य है। अगला, सर्वप्रथम अरस्तु ने राजनीति शब्द का प्रयोग किया। सर्वप्रथम अरस्तु ने राजनीति शब्द का प्रयोग किया था। अरस्तु ने, किसने किया था? अरस्तु ने। अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। कौन माना जाता है? अरस्तु। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना गया है। फ्रेडरिक ने राजनीति विज्ञान को 2 भागों में बांटा है। पहला है सैद्धांतिक राजनीति, दूसरा है व्यवहारिक राजनीति। जो व्यवहारिक राजनीति है ये राज्य के क्रियाकलाप से संबंधित है, जबकि जो सैद्धांतिक राजनीति है ये राज्य की समस्याओं से संबंधित है। अब अगेन सैद्धांतिक राजनीति को 2 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं? ये 2 भाग हुए हमारे परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, यहाँ रा बनाकर के 0,
इसका मतलब वो राजनीति, जो कि 16वीं से 19वीं शताब्दी तक रहा है। और दूसरा है हमारा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। सी करके मैंने जीरो किया है सिद्धांत, रा करके जीरो किया है राजनीति। तो ये आधुनिक राजनीति सिद्धांत या व्यवहारवादी राजनीति सिद्धांत कहो, ये दो भागों में बांटा गया है, आधुनिक राजनीति सिद्धांत में और परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में बांटा गया है। परंपरागत राजनीति सिद्धांत 16वीं से 19वीं शताब्दी तक रहा है और आधुनिक राजनीति सिद्धांत या व्यवहारवादी राजनीति सिद्धांत 20वीं शताब्दी में आया है। तो अभी हम पहला देखेंगे परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के। इसका अध्ययन सामग्री क्या है? इसकी अध्ययन सामग्री है दर्शन, कानून, इतिहास, ये सारी अध्ययन सामग्री है, यानी कि इन विषयों को परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत अध्ययन करता है। पद्धति क्या है इसकी? ऐतिहासिक है, जो इतिहास में इसको चीज़ें मिली देखी उनको इन्होंने उस आधार पे इसका अध्ययन किया है। तो ऐतिहासिक पद्धति हो गई, दार्शनिक हो गई, यानी कि ये चिंतन पर आधारित है, चिंतन मूलक हो गई, उसी का है चिंतन मूलक भी कहा जाता है, और निगमन हो गई। ये सारी इसकी पद्धतियाँ हैं जिस पद्धति से ये अध्ययन करता है। उपागम कौन कौन से हैं? उपागम ऐतिहासिक है, दार्शनिक है, कानूनी है, 3 उपागम हैं इस परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के। दृष्टिकोण क्या है? दार्शनिक है, मूल्यों मानकों पर आधारित है, यानी कि इसमें वैल्यूज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। और इसकी अगली विशेषताएं क्या है? संस्थाओं के अध्ययन पर बल देता है। ये संस्थाएं जैसे राज्य सरकार, संप्रभुता, इनके अध्ययन पर बल देता है। और मनुष्यों के राजनीतिक व्यवहार की उपेक्षा करता है। इसमें मनुष्यों के राजनीतिक व्यवहार, जो मनुष्यों का व्यवहार है, राजनीतिक व्यवहार है, उनकी उपेक्षा करता है, यानी कि उनका अध्ययन नहीं करता है। ये स्वायत्त नहीं है, ये अन्य भिन्न विषयों से अध्ययन सामग्री लेता है। जो और दूसरे सब्जेक्ट हैं, जो दूसरे विषय हैं, उनसे अपनी अध्ययन सामग्री लेता है। इसका अपना खुद का कोई विषय वस्तु नहीं है। और ये दूसरे विश्व युद्ध के पहले तक मौजूद था, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के पहले तक मौजूद था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हमारा आधुनिक राजनीति सिद्धांत आ गया। अब हम दूसरा वाला देखेंगे, आधुनिक राजनीति सिद्धांत, जिसको हम व्यवहारवादी सिद्धांत भी कहते हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत या व्यवहारवादी राजनीति सिद्धांत। पद्धति इसमें वैज्ञानिक, आगमन, अनुभव मूलक, ये इसमें पद्धतियाँ होती हैं। इसमें जो वैज्ञानिक पद्धति यूज की जाती है, तथ्यों का विश्लेषण कर करके जो है निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अनुभव मूलक यानी कि करके देखा जाता है, एक्सपीरियंस के आधार पर निष्कर्ष को रखा जाता है। तो ये अनुभव मूलक पद्धति भी इस्तेमाल करता है। उपागम, इसका उपागम क्या है? वैज्ञानिक है, दृष्टिकोण भी वैज्ञानिक है, तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है। इसमें तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। और स्वायत्त है, यानी कि इसकी अपनी विषय वस्तु है। और ये क्या करता है? मनुष्यों के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है। जबकि जो हमारा परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत था, उसमें जो संस्थाएं थी, सरकार, संप्रभुता वगैरह, इन पर बल दिया जाता था। अब इसके उदय में भूमिका वो हम देख लेते हैं किसकी किसकी है। जो ग्राहम वॉलास की पुस्तक है, उदय में भूमिका किसकी किसकी है? ग्राहम वॉलास की इसमें अहम भूमिका है, जो इन्होंने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स इसकी रचना की, और इन्होंने मनोविज्ञान की सहायता से मनुष्य के राजनीतिक, जो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन एवं किया। इन्होंने जो हमारे ग्राहम वॉलास हैं, इनकी पुस्तक क्या है? ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। अब इन्होंने इस पुस्तक में मनोविज्ञान की सहायता से मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया।
ये हो गए हमारे ग्राहम वालास। और अगला जो है उदय में किसकी भूमिका है? आर्थर बेंटले। आर्थर बेंटले की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। इनकी पुस्तक क्या है? प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में इन्होंने सामाजिक विज्ञान की प्रेरणा से, जो बहुत सारे समाज के दूसरे सामाजिक विज्ञान थे, उनकी प्रेरणा से समूह के अध्ययन पर बल दिया। यानी कि इन्होंने एक ग्रुप का, समाज का, समूह के लोगों का जो समूह होता है उस पर अध्ययन दिया। और इन दोनों लोगों की, ग्राहम वालास की भूमिका और आर्थर बेंटले की भूमिका आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के उदय में इनकी काफ़ी अहम भूमिका मानी जाती है। और किसकी भूमिका है? जो हमारा अमेरिकन सोशल साइंस एसोसिएशन एवं सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल, ये दोनों संस्थाएं हैं, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था आधुनिक राजनीति सिद्धांत के उदय में। और ये कब है? ये सेकेंड विश्व युद्ध के बाद आया। तो ये हमारा हो गया राजनीतिक सिद्धांत के, जो राजनीतिक सिद्धांत के अलग अलग हैं, उनके रूप हैं। परंपरागत सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत, उसके पहले फ्रेडरिक ने उनको 2 भागों में बांटा। ये सब हमने देख लिया। अभी हम अगला देखते हैं कुछ इसके बारे में फैक्ट्स। 1925 में अमेरिका के विश्वविद्यालय 1925 में अमेरिका के विश्वविद्यालय में राजनीतिक शास्त्रियों, ये हमारा हो गया राजनीति शास्त्र। आर बनाकर 0 है, रा बनाकर 0 और शा बनाकर 0 है। तो राजनीति शास्त्रियों की बैठक हुई, जिसमें परंपरागत राजनीति, पा बनाकर, पा से परंपरागत हो गया, और रा बनाकर 0 है राजनीति सिद्धांत, और सी से सिद्धांत हो गया। ये सारे शॉर्ट फॉर्म हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो परंपरागत राजनीति सिद्धांत, ये की जगह पर आधुनिक राजनीति सिद्धांत को अपनाया गया। ये भी वहाँ पर हो गया। आ से आधुनिक, रा से राजनीति और शा से सिद्धांत, ये भी वही चीज़ हो गया। तो 1925 में अमेरिका के विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्रियों की बैठक हुई, जिसमें परंपरागत राजनीति सिद्धांत की जगह पर आधुनिक राजनीति सिद्धांत को अपनाया गया। अब इसमें क्या है, जो हमारे चार्ल्स मोरियम थे, उनकी बहुत अहम भूमिका थी आधुनिक राजनीति सिद्धांत को लाने में। तो चार्ल्स मोरियम की अध्यक्षता में शिकागो विश्वविद्यालय में परंपरागत राजनीति सिद्धांत के स्थान पर आधुनिक राजनीति सिद्धांत लाया गया। और जो ये परंपरागत राजनीति सिद्धांत के स्थान पर आधुनिक राजनीति सिद्धांत लाया गया, कहाँ पर? शिकागो के विश्वविद्यालय में। इसे पावर पॉलिटिक्स कहते हैं। इसे किस नाम से जाना गया? पावर पॉलिटिक्स के नाम से जाना गया, जिसे हिंदी में बोलेंगे शक्तिवादी राजनीति, जिसे हिंदी में शक्तिवादी राजनीति भी बोलेंगे। तो जो ये अमेरिका के जो शिकागो विश्वविद्यालय में आधुनिक राजनीति सिद्धांत लाया गया, इसे पावर पॉलिटिक्स कहते हैं, या हिंदी में आप शक्तिवादी राजनीति कह सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन आता है कि जो शिकागो विश्वविद्यालय में आधुनिक राजनीति सिद्धांत लाया गया, उसे क्या कहते हैं? तो पावर पॉलिटिक्स, शक्तिवादी राजनीति कहा जाता है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का बौद्धिक जनक माना गया है। किसको माना गया है? जो हमारे चार्ल्स मोरियम हैं, इनको बौद्धिक जनक, चार्ल्स मोरियम को बौद्धिक जनक माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि इनकी अहम भूमिका रही इसको लाने में। और इनकी पुस्तक क्या है? इनकी पुस्तक है प्राइमरी इलेक्शन है। और ये पुस्तक प्राइमरी इलेक्शन जो है किसकी है? ये भी चार्ल्स मोरियम की है। अब हम देखेंगे उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद में हम देखेंगे ये क्या है? परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत प्लस
आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, यानी इन दोनों को मिलाकर उत्तर व्यवहारवाद लाया गया है। यानी कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, इन दोनों का समन्वय है उत्तर व्यवहारवाद इन दोनों का समन्वय है। दर्शन एवं विज्ञान का समन्वय है। इसमें दर्शन का भी अध्ययन किया जाता है और विज्ञान का भी अध्ययन किया जाता है, दोनों चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो ये दर्शन एवं विज्ञान का इसमें समन्वय है। इसमें संस्था का भी अध्ययन किया जाता है और लोगों के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। जो लोगों का व्यवहार है वो भी, उसका भी अध्ययन किया जाता है। और ये अंतर विषयक उपागम का यूज करता है, क्योंकि इसमें अन्य विषयों का सहारा लेकर, उस विषय का तो अध्ययन होता ही होता है और जो दूसरे विषय हैं उनका सहारा लेकर के विषय को मजबूती प्रदान की जाती है। तो ये अन्य विषयों का सहारा लेकर विषय को मजबूती प्रदान की जाती है। अंतर विषयक हो गया। अंतर विषयक उपागम उत्तर व्यवहारवाद से रिलेटेड है, संबंधित है। अब हम कुछ चीज़ें राज्य के बारे में देखेंगे, क्योंकि 16वीं शताब्दी में राज्य का उदय होता है। जो आधुनिक राज्य है वो 16वीं शताब्दी में प्रारंभ होता है हमारा। तो राज्य के कार्य क्या हैं? सबसे पहले हम राज्य के कार्य देख लेते हैं। राज्य के कार्य हैं, एक तो नंबर 1 होता है इसके आवश्यक कार्य होते हैं और 2 होता है लोक कल्याणकारी राज्य। तो ये जो हमारा आवश्यक कार्य में आ जाता है सुरक्षा। राज्य अपने नागरिकों की सुरक्षा करेगा, शांति व्यवस्था को मेंटेन करेगा और न्याय के काम करेगा, यानी कि न्याय जहाँ पर लोगों को न्याय दिलाएगा। इतना ये आवश्यक कार्य में आते हैं। और लोक कल्याणकारी कार्यों में जन कल्याण से संबंधित कार्य आ जाते हैं, जिसमें कि गरीबों की भलाई करना या लोगों के लिए कुछ फैसिलिटीज़, बुनियादी बेसिक चीज़ें जो होती वो प्रोवाइड कराना, ये लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत, लोक कल्याणकारी कार्य के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे राज्य क्या है। राजनीति रूप से संगठित समाज को राज्य कहते हैं। राज्य किसे कहते हैं? जो राजनीतिक रूप से संगठित समाज होता है उसे राज्य कहते हैं। प्रारंभ में कबीला राज्य आया। सबसे प्रारंभ में अगर हम राज्य का उदय देखें तो सीक्वेंस में देखें तो सबसे प्रारंभ में कबीला राज्य आता है। इस पर क्वेश्चन बनता है। फिर पूर्वी राज्य आता है, उसे प्राच्य राज्य भी कहते हैं। फिर यूनानी नगर राज्य आते हैं। फिर रोमन साम्राज्य आता है। जैसे ही रोमन साम्राज्य का उदय होता है, वहीं से प्राचीन काल का अंत हो जाता है और मध्यकाल का प्रारंभ हो जाता है। ये जो मध्यकाल था हमारे सामंती व्यवस्था पर आधारित है और ये धर्म प्रधान काल इसको माना गया है। किसको? ये जो मध्यकाल है हमारा। अब मध्यकाल में पुनर्जागरण आंदोलन होते हैं और इन पुनर्जागरण आंदोलन की वजह से मध्यकाल का अंत हो जाता है और 16वीं सदी सा बना करके 0 है, यानी कि शताब्दी, और 16वीं शताब्दी में राष्ट्र राज्य या आधुनिक काल की शुरुआत हो जाती है। तो ये हमारा हो गया राज्य के बारे में कुछ फैक्ट्स। अब हम देख देते हैं राज्य के निर्माणक तत्व। राज्य के निर्माणक तत्व कौन कौन से हैं? राज्य के निर्माणक तत्व आप सबको पता होंगे, आप तैयारी कर रहे हैं पीजीटी एवं टीजीटी की। तो 4 होते हैं। जनसंख्या हो जाता है, भूभाग हो जाता है, सरकार हो जाता है और संप्रभुता हो जाती है। ये हमारे 4 जो हैं राज्य के निर्माणक तत्व माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जनसंख्या। ये अरस्तु थे, ये प्रथम विचारक थे जिन्होंने पर्याप्त जनसंख्या की बात कही कि एक राज्य में पर्याप्त जनसंख्या होनी चाहिए, ना बहुत कम होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और अरस्तु 1 लाख जनसंख्या की बात करते हैं, यानी टोटल जनसंख्या 1 लाख हो और 10,000 नागरिक की बात करते हैं। ये डिफरेंस क्यों? 1 लाख जनसंख्या, 10,000 नागरिक, क्योंकि वो
उन्हीं लोगों को नागरिक, अरस्तु उन्हीं लोगों को नागरिक मानता था जो कि राजनीतिक क्रियाकलाप में भाग लें, उन्हीं को नागरिक मानता था। और ऐसे जो कि ऐसा नहीं था कि जो उस राज्य के अंदर रह रहे हैं वो और राजनीतिक क्रियाकलाप में भाग नहीं ले रहे हैं, उनको वो नागरिक नहीं मानता था, उनको जनसंख्या मानता था। इसीलिए उसने किसी राज्य की जनसंख्या 1 लाख बताई है और लेकिन नागरिक 10,000 बताए हैं। इसी तरह प्लेटो ने 5,040 नागरिकों की बात कही है, जनसंख्या की बात कही है। एक राज्य में कितने होने चाहिए? 5,040 जनसंख्या की बात करी है। और रूसो ने 10,000 जनसंख्या की बात करी है कि एक राज्य में 10,000 जनसंख्या होनी चाहिए। अब हमारा जो दूसरा है तत्व, राज्य का निर्माणक तत्व दूसरा भूभाग है। इसके अंतर्गत स्थलमंडल यानी कि ज़मीन जो लैंड होती है वो आ जाता है, वायुमंडल यानी कि ऊपर का उसका एरिया आ जाता है, और जलमंडल। स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल 3 मंडल भूभाग के अंतर्गत आते हैं। सामान्यतः 15 मील तक जो हमारा जलमंडल होता है यानी कि हमारे आसपास जो नदी, समुद्र, ये सब चीज़ें होती हैं, इनका 15 मील तक उस राज्य का 15 मील तक दूरी तक उस राज्य का अधिकार माना जाता है। जबकि अरस्तु ने इसे 12 मील तक माना है कि कोई अगर जलमंडल है तो उसमें 12 मील की दूरी तक उस राज्य का अधिकार होगा जिस राज्य से वो जुड़ा हुआ है, जलमंडल। ऐसे ही अब हमारा तीसरा निर्माण तत्व क्या है? सरकार है। सरकार में 2 चीज़ें, वैसे तो राज्य और सरकार अगर हम देखें तो एक ही, व्यवहारिक रूप में देखें तो एक ही दिखते हैं कि वही राज्य है, वही सरकार है। लेकिन सैद्धांतिक रूप में राज्य और सरकार में अंतर होता है। राज्य अमूर्त होता है जबकि सरकार मूर्त होती है। राज्य बड़ा होता है जबकि सरकार का रूप छोटा होता है। और राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है जबकि सरकार की सदस्यता अनिवार्य नहीं होती। ये 3 मूलभूत अंतर होते हैं राज्य और सरकार के अंतर्गत। और अगर व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो जैसी सरकार होगी वैसे ही राज्य होगा। राज्य और सरकार में कोई अंतर नहीं है, और क्योंकि सरकार ही राज्य की नीतियों को आगे ले जाती है, आगे बढ़ाती है, उसको गवर्न करती है। तो जैसे सरकार होगी वैसा ही राज्य होगा। चौथा हमारा क्या है? चौथा हमारा है संप्रभुता। जो निर्माणक तत्व चौथा है उसे संप्रभुता बोला गया है। संप्रभुता को राज्य का प्राण तत्व कहा जाता है। संप्रभुता को सर्वोच्च शक्ति या अंतिम सत्ता भी कहा जाता है। संप्रभुता ही एक ऐसा लक्षण है जो राज्य को अन्य संस्थाओं से अलग करता है। संप्रभुता के कारण कोई राज्य गृह नीति एवं विदेश नीति भी तय करता है। तो अगर हम संप्रभुता में ये सारी विशेषताएं हैं, लेकिन अगर हम मेन चीज़ देखें जो कि क्वेश्चन में आपके आता है तो संप्रभुता को प्राण तत्व माना जाता है। किसका? राज्य के निर्माण तत्व में जो चौथा है संप्रभुता, ये राज्य का प्राण तत्व माना जाता है। किसी राज्य का प्राण तत्व क्या माना जाता है? तो संप्रभुता, ये आपके क्वेश्चन में आता है। आगे हम देखेंगे जो मैकियावेली थे हमारे आधुनिक आधुनिक कालीन विचारक थे। इन्होंने राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और 16वीं से 19वीं सदी तक राज्य का दृष्टिकोण नकारात्मक था। कहाँ? 16वीं से 19वीं सदी तक राज्य का दृष्टिकोण नकारात्मक था और इसका कार्य क्या था? इसका कार्य सुरक्षा करना, शांति व्यवस्था रखना एवं न्याय तक सीमित था। ये जन कल्याणकारी कार्यों को नहीं करता था क्योंकि इसका दृष्टिकोण नकारात्मक था। ये पोलिश स्टेट के अंतर्गत आते थे। लेकिन 20वीं शताब्दी में राज्य का दृष्टिकोण सकारात्मक हो गया और ये
आवश्यक कार्य के अंतर्गत क्या क्या आता है? आवश्यक कार्य के अंतर्गत आते हैं सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय, ये आते हैं। तो आवश्यक कार्य के साथ साथ जन कल्याणकारी कार्य भी करने लगा, यानी कि जो लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं थी, ज़रूरतें थी, और लोगों की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए जन कल्याणकारी कार्य भी करने लगा। यानी कि 20वीं शताब्दी में सकारात्मक राज्य का उदय हुआ और वो आवश्यक कार्य के साथ साथ, यानी कि सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय के साथ साथ जन लोक कल्याणकारी कार्य भी करने लगा। राष्ट्र एवं राज्य में अंतर अगर हम देखते हैं तो राष्ट्र क्या होता है? आध्यात्मिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक तत्व है जो व्यक्तियों के लगाव से व्यक्त होते हैं। एक राष्ट्र में कई राष्ट्रीयता हो सकती है। एक राष्ट्र में कई राष्ट्रीयता हो सकती है, इसका मतलब ये है कि एक राष्ट्र में कई सेक्शन के लोग रह सकते हैं, कई धर्म से, और अलग अलग जो उनके ग्रुप होते हैं जो अलग धर्म और भाषा को फॉलो करते हैं, तो उस तरह के कई ग्रुप एक राष्ट्र के अंतर्गत रहते हैं। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि एक राष्ट्र में कई राष्ट्रीयता हो सकती है, क्योंकि हर जिस ग्रुप का एक धर्म और एक भाषा होगी उसकी राष्ट्रीयता अलग हो जाएगी। जबकि राज्य एक भौतिक तत्व है जो आवश्यक कार्य एवं जन कल्याणकारी कार्य करता है। राज्य क्या है? एक भौतिक तत्व है। राज्य एक भौतिक तत्व है जो आवश्यक कार्य एवं जन कल्याणकारी कार्यों को संपन्न करता है। जबकि राष्ट्र किसी धर्म और भाषा से संबंधित होता है और ये व्यक्तियों के आत्मिक लगाव से को व्यक्त करता है। और एक राष्ट्र में जब कई सारे सेक्शन हैं, कई सारे धर्म और भाषा को फॉलो करने वाले हैं, तो एक राष्ट्र में कई सारी राष्ट्रीयता भी हो सकती है। लेकिन राज्य का मेन कार्य क्या है? आवश्यक कार्य और जन कल्याणकारी कार्यों को संपन्न करना होता है। तो ये आज का है हमारा। मुझे लग रहा है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आगे का हम बाद में लेंगे। अभी ये हमारा लगभग आधा ही पेज हुआ है और आगे का आधा पेज हम बाद में करेंगे। तो यहीं से जो है आगे का हम देखेंगे। जो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं उसमें हम आगे की चीज़ों को देखेंगे कि उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत हैं, जिसमें कि जो कुछ सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं, कुछ कम महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हम सभी को देखेंगे और इम्पोर्टेंट उसमें करेंगे। जो इम्पोर्टेंट होंगे उनको भी बताएंगे। अगर हम ये देखते हैं जो राज्य का भूभाग में एक पॉइंट और है कि जो सीले, हाल और डिग्वीट हैं, ये तीनों भूभाग को आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। जो राज्य के निर्माणक तत्व में 4 तत्व हैं, जनसंख्या, भूभाग, स्थल और सरकार तथा संप्रभुता, ये 4 हैं निर्माणक तत्व हैं राज्य के। तो इसमें भूभाग को क्या कहें, जो हमारे विचारक हैं सीले, हाल, डिग्वीट, ये तीनों भूभाग को आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। और जबकि जो कल्वर, मैक्स वेबर तथा वुड्रो विल्सन ने भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व माना है। तो हमारे सीले, हाल तथा डिग्वीट ने भूभाग को आवश्यक तत्व नहीं माना है, जबकि कल्वर, मैक्स वेबर तथा वुड्रो विल्सन ने भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व माना है। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, अदरवाइज बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आगे अभी हमारा हाफ पेज ही हुआ है। हाफ पेज में हमने इतनी सारी चीज़ें की हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम अगले का आधा पेज और ले लेंगे, तब हमारा ये एक पेज होगा और इसमें लगभग आपके 20 से 25 पेज एक पेज के अंतर्गत सिमट जाएगा और सारी चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी और बहुत ही छोटी होके आपके माइंड में रिटेन हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी। तो आज का वीडियो हम यहीं पर करते हैं। आगे की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।